तक आपने सुना कि भैरव ये जानकर बेचैन हो जाता है कि खाना चुराने के लिए कुछ लोगों को फांसी की सजा होगी। भैरव दामिनी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ये समझ जाता है कि दामिनी के लिए ये बात समझना उतना ही मुश्किल है जितना उसके लिए महल की राजनीति। भैरव राघव की मदद से दामिनी को जंगल में 2 दिन तक भूखा रखने की योजना बनाता है, पर वहां पर दामिनी की गलती से ये लोग अंदर जंगल तक पहुंच जाते हैं, जहां खतरनाक आदिवासी उन लोगों को घेर लेते हैं। अब आगे। पूरी शाही टोली चारों तरफ से आदिवासियों से घिर गई थी। भैरव को पता था कि ये लोग खतरनाक हैं। ये ना ही उनकी भाषा समझते थे और ना ही समझना चाहते थे। ये जानते थे तो बस सीमा। जो भी इनकी सीमा में बिना इनकी मर्जी से घुस आता था, ये उसकी चमड़ी उधेड़ कर उसे चील कौओं को खिला देते थे। ना ये बात करते थे और ना ही कोई सफाई सुनते थे। अब आगे। तभी उनमें से एक आदमी के पीछे से एक डरावना सा आदमी निकला। उसके सर पर मोर का मुकुट था और गले में शेर के दांतों का हार। भैरव समझ गया कि वो उनका सरदार है। भैरव और नंदी ने 1-2 आदिवासियों को बैरागी की वजह से जंगल में देखा था। कुंदन बैरागी की दोस्ती तो किसी से नहीं थी, पर शायद वो आदिवासी कुंदन बैरागी से जरूरत के कुछ सामान का लेन देन करते थे। बैरागी ने उन्हें सिखाया था कि अगर कोई भी आदिवासी दिखे तो पहले झुक के ये संदेश दो कि तुम दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर आए हो। नंदी और भैरव दोनों ही घुटनों पर चले गए। उनको देखकर दामिनी और राघव भी वैसे ही घुटनों पर बैठ गए। फिर एक एक करके पूरी टोली घुटनों पर आ गई। आदिवासियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उनकी आंखों में शक था, और वो जब तक पूरी तरह से अपना शक दूर नहीं कर लेते थे, तब तक आपको बंदी बनाकर रखते थे। एक आदिवासी ने आगे बढ़ के एक सिपाही के आगे हाथ फैलाया। सिपाही को लगा शायद हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया है। उसने अपना हाथ आगे किया ही था कि आदिवासी ने अपनी कमर से कटार निकालकर उसके हाथ का पंजा काट दिया। सिपाही दर्द से चीखा। दामिनी ने उठना चाहा, पर भैरव ने उसका हाथ पकड़ के बैठे रहने को कहा। उसे पता था आदिवासी मौका नहीं देते। उनका सरदार सीधे भैरव के पास आया और अपना हाथ आगे कर दिया। भैरव ने बिना उनकी आंखों में देखे अपना खंजर निकाला और सरदार के हाथों में रख दिया। पूरी शाही टोली ने इसी तरह अपने सारे हथियार उनके हवाले कर दिए। सरदार ने दूसरी भाषा में अपने लोगों से कुछ कहा। आदिवासियों ने सबके हाथ एक रस्सी में बांधे और उन्हें रास्ता दिखाते हुए जंगल में बढ़ने लगे। सरदार ने नंदी को रस्सी से नहीं बांधा था। वो सरदार के इशारे के अनुसार उसके साथ आगे चल रही थी। भैरव ने महसूस किया कि नंदी डर नहीं रही थी। तुमने हथियार क्यों दे दिए? दामिनी ने धीरे से कहा। और कोई रास्ता नहीं था। भैरव ने भी धीरे से जवाब दिया। अब तो सच में कोई रास्ता नहीं है। दामिनी ने डरावने लोगों की तरफ देखकर कहा। कुछ ही देर में वो लोग एक छोटे से गांव में आ गए। गांव देख के सबके होश उड़ गए। उन्होंने आज से पहले इतना सुंदर नजारा कभी नहीं देखा था। पीछे गिरता दूध सा सफेद झरना, उनके बीच में बेस फूस की सुंदर झोपड़ियां। छप्पर के घर भी इतने सुंदर हो सकते थे, ये भैरव ने कभी सोचा भी नहीं था। आदिवासियों की औरतें भी अब अपने घरों से निकलकर इन लोगों को देख रही थी। उनमें से एक औरत शायद सरदार की बीवी थी। वो नंदी की तरफ बढ़ी और उसके सर पर हाथ रख दिया। वो आंखें बंद करके जैसे नंदी के दिमाग में झांकने की कोशिश कर रही थी। एकदम से उसने आंखें खोली और डर के अपना हाथ पीछे किया। सरदार ने अपनी भाषा में उससे कुछ पूछा, पर वो औरत नंदी के सामने घुटनों पर आ चुकी थी। उसको देखकर अगल बगल के सारे आदिवासी घुटनों पर आ गए और नंदी के सामने उसने अपना सर झुका दिया। भैरव के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद वो लोग उसकी नंदी को कुछ और समझ रहे थे। भैरव को नंदी के लिए डर लगा। वो नंदी की तरफ आगे बढ़ा कि तभी एक आदिवासी कटार निकाल के भैरव की तरफ बढ़ा, पर नंदी पलटकर भैरव की तरफ दौड़ी और उससे लिपट गई। सरदार और सरदार की पत्नी ने एक दूसरे को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे से बात कर रहे हों। सरदार ने अपनी भाषा में कुछ बोला। भैरव को बाकी टोली से अलग कर दिया गया।
दामिनी और बाकी लोगों को एक झोपड़ी में हाथ पैर बांध के बंद कर दिया गया। सरदार ने भैरव को बुला के उसके सामने तेजस को रखा। नंदी उसके पास ही खड़ी थी। भैरव को थोड़ी देर तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या चाहते हैं। फिर अचानक तेजस की आवाज उसके कानों में गूंजी। ये वो सब जानते हैं जो तुम भी नहीं जानते, पर तुम हो तेजस्वी, ये इस बात को नहीं मानते। मेरे अलावा कुछ और भी है तुम्हारे पास जो इनके लिए बहुत ही खास है। अगर इनको तुम विश्वास दिला दोगे तो ही सबकी जान बचा पाओगे। ढोल पीटने की आवाज फिर शुरू हुई। भैरव ने देखा तो एक आदमी ढोल पीट रहा था और धीरे धीरे सब लोग अपनी झोपड़ियों से निकलकर भैरव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सबने भैरव के आसपास एक बड़ा गोला बना लिया था। सरदार की बीवी नंदी का हाथ पकड़ के उसे किनारे ले गई। नंदी मुड़ मुड़ के भैरव को देख रही थी, पर उसे कुंदन बैरागी की वो बात याद थी। आदिवासियों को सुनने की आदत नहीं होती, इसलिए वो हाथ छुड़ा के भैरव की तरफ नहीं भागी। भैरव अब बीच में एकदम अकेला था। किसी ने पीछे से उसके बंधे हाथ खोल दिए। उसके सामने तेजस रखा था, मगर फिर सरदार ने तेजस को हटा के वहां एक साफ चमकीली लाठी रख दी। भैरव अभी भी समझ नहीं पाया था कि उसे इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए क्या करना होगा कि तभी अचानक जंगल में से पेड़ों के हिलने की आवाज आई। भैरव सतर्क हो गया। उसने सामने पड़ी लाठी उठाई और आवाज की तरफ देखने लगा। सरदार की बीवी ने नंदी के सर पर हाथ फेरा और नंदी गहरी नींद में चली गई। देखते ही देखते पेड़ों के पीछे से एक तस्वीर सी उभरने लगी, जैसे पत्थर से बनी मूर्ति जो समुद्र की गहराई से निकली हो। एक शक्तिशाली शरीर जो धूप में चमक रहा था। उसने लाल कवच पहनी थी। उसके कंधों की चौड़ाई से उसके पीछे का आसमान ढका जाता था। उसके एक हाथ में चमकती हुई कटार थी जो रत्नों से सजी हुई थी। वो क्या चीज थी ये बता पाना मुश्किल था, पर दूर से वो एक आदमी ही लग रहा था, एक बहुत बड़ा आदमी। उसका आकार हालांकि भैरव से कई हाथ लंबा था, लेकिन भैरव इस बात से नहीं डर रहा था। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है और वो उसका सामना सिर्फ एक लाठी से कैसे करेगा। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। असुर, तेजस की आवाज उसके कानों में आई। इससे पहले तुमने इनका सामना नहीं किया, पर आराम से हरा लोगे अगर ध्यान दिया। ये आग से बने हैं, हवा से बढ़ जाएंगे। मिट्टी में मिलाओगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मिट्टी में मिलना है मतलब गिरना है। भैरव ने वार की तैयारी की। भैरव के चेहरे पर डर की कोई भी लकीर नहीं थी। वो साया उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। भैरव हर तरफ अपना दिमाग चला रहा था। वो साया भैरव के अब बिल्कुल करीब आ चुका था। भैरव को उठाने के लिए जैसे नीचे झुका, पर भैरव उसके पैरों के बीच से होकर दूसरी तरफ चला गया। असुर को एक जगह पर रखना जरूरी था, क्योंकि तेजस ने बताया था ये जितना हवा में रहेगा उतना बढ़ेगा। भैरव एक पैर रखकर उसकी पीठ पर चढ़ा और उसके सर पर एक डंडा मारा। वो पलटा, पर भैरव फिर उसके पीछे से जा चुका था। भैरव ने फिर उसके सर पर वार किया। इस बार वो गुस्से में दहाड़ा। भैरव को समझ में आ गया कि ये बड़ा और विशाल दिखने वाला असुर असलियत में बेवकूफ है। पर तभी भैरव को लगा जैसे उसके पीछे कोई पहाड़ है जो सूरज की रोशनी रोक रहा है। उसने मुड़ के देखा तो वो असुर अचानक बड़ा होने लगा। इतना बड़ा हो गया कि उसका शरीर एक पहाड़ सा हो गया और अब उस पहाड़ का एक पैर सीधे भैरव के ऊपर पड़ने वाला था। भैरव भागा, पर पीछे से असुर ने उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। भैरव जब जमीन पर गिरा और काफी दूर तक अपने वजन से जमीन में गड्ढा सा खोदते हुए दूर तक फिसलता हुआ गया। उसे अपनी पसली की हड्डी टूटती सुनाई दी। एक दर्द भैरव की सीने से उठा और पूरी रीढ़ की हड्डी तक फैल गया। फिर वो एक पत्थर से टकरा गया। असुर ने उसकी तरफ देखा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। भैरव ने उठने की कोशिश की, पर उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। भैरव ने आंख बंद की और तेजस की आवाज को ढूंढने लगा। भैरव को अचानक अपने जिस्म में एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे उसको किसी ने उठा के आग में डाल दिया हो।
पर वो जल नहीं रहा था, उसे आराम मिल रहा था। भैरव का जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे मोर पंख हो, और उसे ऐसा लगा कि वो हवा में है। भैरव ने जब आंख खोली तो वो सच में हवा में था। उसके पैर असुर की तरफ थे। भैरव ने अपने हाथ की लाठी से असुर की आंख के बीच निशाना लगाया और फिर उसका जिस्म थोड़ा पीछे जाकर असुर की तरफ तीर की तरह बढ़ गया। वो बिजली की तरह आके असुर पर गिरा। असुर जमीन पर गिर गया। भैरव दूसरी तरफ गिर गया। उसे दूर ढोल बजने की आवाज आई। उसने असुर की तरफ देखा तो वो जमीन पर पड़ा था। भैरव की लाठी उसके माथे में धसी खड़ी थी। भैरव बेहोश हो गया। भैरव को जब होश आया तो वो तेज बुखार में तप रहा था। उसे खुलती बंद होती आंखों से बस नंदी का चेहरा दिखा। सरदार की बीवी नंदी के पास खड़ी थी और भैरव को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही भैरव ने आंखें खोली, वो अपनी भाषा में कुछ बोलती हुई बाहर भागी। नंदी, बाकी सब लोग कहाँ हैं? इन लोगों ने अभी भी सबको बंदी बना रखा है भैयू। बेचारों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। 3 दिन? और मैं 3 दिन से इतनी कोशिश कर रही हूं कि तुम उठ जाओ, पर तुम्हारा बुखार कम ही नहीं हो रहा था। आज तुमने आंखें खोली हैं। भैरव ने उठने की कोशिश की। नंदी ने सहारा दिया। भैरव की पसलियों में अभी भी दर्द था। उसके जिस्म पे हरे रंग का लेप लगा था। उसका एक हाथ कपड़े की मदद से गर्दन से बंधा था। वो जो मेरे साथ यहाँ खड़ी थी ना, उन्होंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। उसी से तुम ठीक हुए हो। भैरव ने नंदी का हाथ पकड़ के खड़े होने की कोशिश की कि उसे एकदम से महसूस हुआ कि जैसे पूरी झोपड़ी नाच रही हो। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका सर नाच रहा था। और वो असुर कौन? मैं जब उठी तो तुम यहाँ लेटे थे और वो तुम्हारा इलाज कर रहे थे। भैरव को एहसास हुआ कि नंदी को शायद कुछ भी नहीं पता। भैरव नंदी का सहारा लेकर झोपड़ी से बाहर आया तो सरदार कई लोगों के साथ उसकी तरफ आ रहा था। सरदार ने भैरव को देखा और अपनी कमर में से तेजस निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया। भैरव जानता था कि आदिवासी अपनी सीमाओं के अंदर किसी को भी हथियार रखने की इजाजत नहीं देते। अगर सरदार उसे हथियार दे रहा था तो इसका मतलब कि उसने उनका भरोसा जीत लिया है। भैरव ने तेजस को अपने हाथ में लेकर अपनी कमर में डाल लिया। सरदार ने धीरे से आगे बढ़कर उसके कंधों पे हाथ रखा। भैरव ने सरदार की आंखों में थोड़ी देर के लिए उम्मीद देखी थी, शायद। फिर उन्होंने हाथ नीचे कर लिए। भैरव ने इशारे से अपने बाकी साथियों के बारे में पूछा। सरदार ने एक आदमी के साथ उन्हें झोपड़ी की तरफ जाने को कहा। जब भैरव झोपड़ी में पहुंचे तो सबके हाथ पैर बंधे थे, पर दामिनी और राघव वहां नहीं थे। भैरव परेशान हुआ। उसने आगे बढ़ के एक सिपाही का मुंह खोला। राजकुमारी और राघव कहाँ हैं? वो आपको ढूंढने निकले थे। सिपाही ने भूख और प्यास से कमजोर आवाज में कहा। हमें ढूंढने? भैरव परेशान हो गया कि तभी बाहर से ढोल की आवाज आने लगी। भैरव का दिल बैठ गया। जब भैरव बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि राघव और दामिनी को रस्सियों से बांध रखा है और दोनों मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। भैरव भाग के पास पहुंचा। दामिनी और राघव के बगल में खड़ी एक औरत दामिनी और राघव की तरफ इशारा करके सरदार को अपनी भाषा में कुछ बता रही थी। भैरव ने सरदार से झुक के जैसे दामिनी और राघव से बात करने की इजाजत मांगी। सरदार ने हाँ में सर हिला दिया। भैरव दामिनी और राघव के पास गया। तुम लोग ठीक हो? हम ठीक हैं। तुम्हें क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? दामिनी ने पूछा। सब ठीक है, परेशान मत हो। ये बताओ हुआ क्या है? दामिनी और राघव एक दूसरे को देखने लगे। दामिनी कुछ झेपी हुई लग रही थी। तभी वो आदिवासी औरत अपने हाथ का सेब दिखाकर सरदार को कुछ बताने लगी। बताओगे क्या हुआ है? वो हम तुम्हें ढूंढने निकले, पर 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, इसलिए राजकुमारी को चक्कर आने लगे। राघव ने कहना शुरू किया। फिर हमें बगल में किसी की रसोई दिख गई तो हमने अंदर जाके खाना खा लिया और राजकुमारी ने बाकी लोगों के लिए कुछ फल ले लिए। हम बाहर निकले ही थे कि पकड़े गए। दामिनी का मुंह शर्म से लाल हो गया था। उसने खाना चुराया था, और वो भी आदिवासियों का, जो छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा देते थे। वो चोरी की क्या सजा देंगे? क्या आदिवासी भैरव को उसकी असली शक्तियों के और करीब लाएंगे? क्या भैरव दामिनी और राघव को कभी न माफ करने वाले आदिवासियों से माफी दिला पाएगा?
क्यों है नंदी आदिवासियों के लिए इतनी खास? जानने के लिए सुनिए